मैं 2 बचपन की स्वीटहार्ट्स के साथ बड़ा हुआ। एक आर्मी ज्वाइन करके एक कोल्ड फीमेल सोल्जर बन गई। वो साल में एक बार भी घर नहीं आती। दूसरी एक सॉफ्ट और क्यूट कैंपस बेल बन गई। बचपन से ही मुझे पता था कि ये दोनों मेरी फ्यूचर वाइफ्स होंगी। लेकिन जब मैं उनके बीच चुनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब उन दोनों ने मुझे तब ब्लेम किया जब उनके आइडियलाइज लव को एक कार ने टक्कर मार दी। साथ मिलकर उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं ही कल्प्रिट था। उन्होंने मुझे कॉर्नर कर दिया। हर एक ने मुझे एक थप्पड़ मारा। वो फ्यूरियस गेज ऐसा था जैसे वे किसी हीनस क्रिमिनल को देख रही हों। उस मोमेंट पर मेरा दिल आखिरकार मर गया। मैं समझ गया कि चाहे मैं कुछ भी करूं, वो उनकी आंखों में बसे आइडियलाइज्ड लव के एक सिंगल वर्ड की बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन वे ये नहीं जानती कि मैंने एक बार एहसान का कर्ज चुकाने के लिए 5 साल तक उनका ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था। अब टर्म खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ये मेरे गायब होने का समय है। मैं हॉस्पिटल गया और जैसे ही मैंने हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोला, सु युआन रू ने मुझे दीवार से सटाकर थप्पड़ मारा। जैंग शेन, तुम नीच विलेन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर के घर पर न होने का फायदा उठाने की और जिंग नियन को बाहर निकालने की, जिससे उसे कार से टक्कर लग गई। मैंने अपने गले में मेटेलिक टेस्ट को निगला। बेड के पास बैठी सु कायदाओ की तरफ देखते हुए मैंने कहा, मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। वो अपनी मर्जी से गया था। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए धीरे से इंटरवीन किया। युआन रू, तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ इतनी हार्श क्यों हो रही हो? सावधान रहो वरना तुम्हारी सिस्टर तुम्हें डांटेगी। सु युआन रू अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए जल्दी से बेड साइड पर वापस आ गई। जिंग नियन, गलतफहमी मत पालो। मेरी सिस्टर जिस इकलौते आदमी से प्यार करती है वो तुम हो। जहां तक जैंग शेन की बात है, वो सिर्फ हमारी माँ द्वारा हमारे पीछे छोड़ा गया एक सर्वेंट है। मेरी सिस्टर और मेरे लिए। क्या ये सही नहीं है सिस्टर? ये कहने के बाद उसने मेरी तरफ एक तिरस्कार भरी नजर डाली। एक इंसेक्ट सिर्फ एक इंसेक्ट होता है। वो एक ट्रू ड्रैगन से कैसे कंपेयर कर सकता है? मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म में सु कायदाओ की पीठ को देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी कोल्ड, ब्यूटीफुल प्रोफाइल अभी भी उसका गुस्सा रिवील कर रही थी। मैंने अपने दिल में मौजूद थोड़ी सी उम्मीद के लिए खुद का मजाक उड़ाया। जिस पहले दिन मैं सु फैमिली के घर आया था, उसी दिन से ये क्लियर था कि सु कायदाओ जिससे प्यार करती थी वो सोंगजिंग नियन था। बस इतना था कि सोंगजिंग नियन को बाद में पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया गया था और वो बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे सु कायदाओ हार्ट ब्रोकन और मिजरेबल हो गई। 3 साल तक उसका वेट करती रही। फिर मदर सु मुझे घर ले आई। पिछले 5 सालों से मैंने डिलीजेंटली सु सिस्टर्स की डेली लाइफ का ख्याल रखा। न केवल मैंने सु युआन रू को 18 साल की होने तक पाला, बल्कि मैंने सु कायदाओ को सोंगजिंग नियन के जाने के बाद अंधेरे से बाहर निकलने में भी मदद की। वो लगातार लेफ्टिनेंट की अपनी करंट रैंक तक प्रमोट हुई। सु फैमिली के घर में मेरे चौथे साल में सु कायदाओ ने मेरे लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। हमने एक सिंपल वेडिंग सेरेमनी की थी। बस इतना है कि हमने अभी तक अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं की है। हर बार जब मैं इसका मेंशन करता, सु कायदाओ इम्पेशेंट होकर कहती कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। लेकिन मुझे पता है कि उसने कभी मैरिज एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं की। जिस दिन मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था, सु कायदाओ पूरी तरह ड्रंक हो गई थी। उसने मुझे गले लगाया और मुझे जिंग नियन बुला रही थी। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। यहाँ तक कि सु युआन भी अगले कमरे में पूरी रात फूट फूट कर रोई थी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जब तक तुम ढंग से बिहेव करोगे, तुम हमेशा लेफ्टिनेंट की फैमिली रहोगे। सु कायदाओ की आवाज ने अचानक मेरी यादों को इंटरप्ट किया। उसकी आंखें डार्क थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लेकिन तुम्हें जिंग नियन के अगेंस्ट क्यों जाना है? अगर जिंग नियन को वाकई कुछ हो जाता है, क्या तुम्हारी लाइफ कंपेंसेट करने के लिए काफी है? सु युआन रू भी बीच में बोली, ये सही है। तुम्हारी क्या औकात है? लाइफ की क्या वैल्यू है? इसे कौन चाहेगा? मैंने उन दोनों बहनों का एक ही आदमी के लिए समंदर जैसा गहरा प्यार देखा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सालों पहले सु कायदाओ का अपनी माँ को दफनाने का एहसान चुकाने के लिए मैंने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उन्हें जिसकी भी जरूरत थी, मैंने उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए अपना बेस्ट दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। सोंगजिंग नियन भी वापस आ गया है। मुझे समझदार होना चाहिए और अपनी मर्जी से छोड़कर जाने की उनकी आखिरी रिक्वेस्ट पूरी करनी चाहिए। मेरा साइलेंट रिएक्शन देखकर सु कायदाओ को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर जाओ और मास्टर बेडरूम खाली कर दो। डिस्चार्ज होने के बाद जिंग नियन पूरी तरह रिकवर होने तक हमारे घर पर रहेगा। सु युआन रू और भी ज्यादा बॉसी हो गई। तुम्हारी ऑब्जेक्शन करने की हिम्मत नहीं होगी, है ना? ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी हुई है, तुम सु हाउसहोल्ड के मास्टर बन गए हो। ये मत भूलो कि वो मेरी सिस्टर का घर है। सु कायदाओ को मिलिट्री बैरक्स में डॉर्म्स असाइन किए गए हैं। जहां तक पुराने सु फैमिली हाउस की बात है, इसमें केवल 2 बेडरूम और एक वुडशेड है। अगर वे सोंगजिंग नियन को मास्टर बेडरूम में रहने देते हैं, तो मैं केवल वुडशेड में ही मूव कर सकता हूं। मैंने अपनी आंखें झुका लीं।
मेरा दिल पूरी तरह शांत था। ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ रहता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। आखिर ये सिर्फ 5 दिनों के लिए है। क्या 5 दिन? सुकाइदाओ ने मेरी पीठ की ओर देखा। किसी वजह से उसका दिल खाली महसूस हुआ। उसने जोर से वार्न किया, जिंग नियन को बुली करने के लिए कोई भी ट्रिक आजमाने की हिम्मत मत करना, वरना मैं मैरिज एप्लीकेशन विड्रॉ कर लूंगी। मेरी पीठ एक पल के लिए रुकी। वह तिरस्कार से हंसी। मैं उसके प्यार में पागल हूं। अब जब मेरी मैरिज रजिस्टर करने की विश पूरी होने वाली है तो मैं भला कैसे छोड़कर जा सकता हूं। दूसरे दिन सुबह होने से पहले सु युआनरू पहले से ही मास्टर बेडरूम का दरवाजा पीट रही थी। जैंग शेन, जल्दी करो और खाना बनाओ। जिंग नियन कमजोर है, जल्दी से एक पॉट चिकन पकाओ। जैसे जैसे वो और भी इम्पेशेंट हो रही थी, मैं वुडशेड से बाहर निकला। सु युआनरू एक पल के लिए दंग रह गई, केवल एक कंबल के साथ अंधेरा वुडशेड देखकर। वो अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम बेड अंदर क्यों नहीं ले गए? क्या तुम पिटिफुल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरी सिस्टर को तुम्हारे लिए बुरा लगे? मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूं, कोई ट्रिक मत खेलो। चाहे तुम कैसा भी एक्ट करो, तुम जिंग नियन की एक उंगली की भी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने उसे एक फ्लैट लुक दिया। तुम सही कह रही हो। सॉन्ग जिंग नियन को ही अपना ब्रदर इन लॉ बनने दो फिर। सु युआनरू स्पीचलेस थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या तुम ये शो ऑफ कर रहे हो कि मेरी सिस्टर ने तुमसे शादी की है? वो वापस जाएगी और मेरी सिस्टर को तुम्हारी शेखी बघारने वाली विलन जैसी किस्मत के बारे में बताएगी, इसलिए वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो सेंटेंस बोला और बिना पीछे मुड़े किचन में चला गया। कॉन्ट्रैक्ट में 4 दिन बचे थे। चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आए, मुझे फिर भी इसे एंड्योर करना था। दोपहर के करीब सुकाइदाओ सॉन्गजिंग नियन को ड्राइव करके घर ले आई। सॉन्गजिंग नियन को मूव करने में दिक्कत हो रही थी। एक सिस्टर ने सावधानी से उसे कार से बाहर निकलने में मदद की, जबकि दूसरी उसका लगेज ले जाने में व्यस्त थी। मेरे पास से गुजरते हुए सुकाइदाओ ने पूछा, क्या लंच रेडी है? इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता, सु युआनरू ने जल्दी से कहा, ये रेडी है। ये सब जिंग नियन की फेवरेट डिशेस हैं। यहाँ न्यूट्रिशियस चिकन सूप भी है। सुकाइदाओ के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन दिखा। सॉन्गजिंग नियन भी खुशी से भरा हुआ था और उसका हाथ पकड़े हुए था। वे एक स्वीट कपल की तरह लग रहे थे। डिनर टेबल पर दोनों बहनों ने डिलीजेंटली सॉन्गजिंग नियन को खाना सर्व किया। जिंग नियन, ये प्रॉन बहुत फ्रेश है, वो तुम्हारे लिए इसे छील देगा। जिंग नियन, ठीक नहीं है, थोड़ा और मीट खाओ। मैंने चुपचाप अपना खाना खाया। अचानक मेरी कटोरी में गाजर का एक टुकड़ा रखा गया। सॉन्गजिंग नियन ने मेरी तरफ आभार के साथ देखा। मैं रे जैंग शेन हूं। मेरे लिए खाना बनाने के लिए थैंक यू। आपको कुछ समय के लिए मेरा ख्याल रखने की तकलीफ उठानी होगी। मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? सुकाइदाओ ने हल्के से अपना गला साफ किया। जिंग नियन को मूव करने में दिक्कत है। तुम्हें इस दौरान उसका ख्याल रखना होगा। बस खाना बनाने और उसके बैंडेज और दवा बदलने में मदद करना। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुकाइदाओ की तरफ देखा। क्या मैं एक सर्वेंट हूं? सु युआनरू ने टेबल पटकी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम एक पेशेंट का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखना चाहते? अगर मेरी माँ तुम्हें तब घर नहीं लाई होती तो तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि अब तक तुम कहाँ बेच दिए गए होते। युआनरू, सुकाइदाओ ने ठंडे स्वर में पुकारा। सु युआनरू ने अनमने ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। फिर सुकाइदाओ मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। मैं तुमसे इस बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूं, समझ गए? वो मिलिट्री में ऑर्डर देने की आदी थी। मेरी पूछताछ का सामना करते हुए सुकाइदाओ को शुरुआत में बस झुंझलाहट महसूस हुई। ये देखते हुए कि दोनों सु सिस्टर्स उसकी तरफ थीं, सॉन्गजिंग नियन मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सका। ठीक है, ठीक है, कॉमरेड जैंग शेन के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। सुकाइदाओ ने जल्दी से उसे रीएश्योर किया। ये ठीक है, इसे लोगों का ख्याल रखने का एक्सपीरियंस है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। जैंग शेन, जाओ जिंग नियन के लिए एक बाउल सूप ले आओ। मैं मुस्कुराया। मैं मुड़ा और किचन में चला गया। मैंने एक बाउल सूप निकाला। चिकन सूप अभी भी स्टोव पर उबल रहा था। जब मैं इसे सॉन्गजिंग नियन के पास लाया तो इसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। सॉन्गजिंग नियन ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल एक कराह के बाद टूटे हुए पोर्सिलेन की आवाज आई। गोल्डन सूप सॉन्गजिंग नियन के हाथ पर छलक गया। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों के कोने तुरंत लाल हो गए। कॉमरेड जैंग शेन, मैंने क्या गलत किया जो आपने मुझ पर सूप उछाल दिया? सुकाइदाओ और सु युआनरू ने तुरंत सॉन्गजिंग नियन को घेर लिया। दया भाव से उसके हाथ पर लाल निशान को देखने लगीं। सुकाइदाओ, मैं अब तुम्हारे घर नहीं रुक रहा हूं। इस बार ये गरम सूप है।
अगली बार क्या मुझे पेस्टिसाइड कीटनाशक पीने के लिए मजबूर किया जाएगा? मुझे डर लग रहा है। सोंग जिंग नियन ने दुख से भौहें सिकोड़ी। सच को पूरी तरह से पलट देने की इस बात ने दोनों बहनों में गुस्से की लहर जगा दी। मैंने इस भयानक नाटक को देखा। मुझे ये सिर्फ हास्यास्पद लगा। मेरा एक्सप्लेन करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार चाहे मैं कुछ भी कहता, सू सिस्टर्स उस पर यकीन नहीं करती। जिस इंसान को वे अपने दिल में संजोती और सम्मान देती थीं, वो शुरू से अंत तक सिर्फ सोंग जिंग नियन था। सू युआन रू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी 5 उंगलियां ऐसी महसूस हुईं जैसे वे मेरी हड्डियों में गड़ रही हों। जैंग शेन, तुम हमेशा जिंग नियन को नापसंद करते रहे हो। तुम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह की ट्रिक्स यूज करते हो। वो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगी। तुम काले दिल वाले इंसान हो। सुकाइदाओ ने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा। मैंने नहीं सोचा था कि जेलसी की वजह से तुम ऐसी गंदी चीजें करोगे। मैंने सच में तुम्हें गलत समझा। अब घुटनों के बल बैठो और जिंग नियन से तुरंत माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये कहने के बाद सुकाइदाओ ने मुझे जमीन पर खींच लिया, वो चीज जो मैंने की ही नहीं थी। मैं क्यों माफी मांगूं? मैंने अपने पैरों के दर्द को सहा और जिद के साथ अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। सु युआन रू बस पागल हो गई। उसने सीधे मेरे घुटने पर लात मारी। जाओ, जिद्दी बनो। अगर जिंग नियन को कुछ भी हुआ तो मैं पक्का नहीं छोड़ूंगी। मेरे घुटने सीधे टूटे हुए पोर्सिलेन पर जा गिरे। तेज शार्प टुकड़ों ने तुरंत कपड़े को फाड़कर मेरे नी कैप्स, घुटने की हड्डियों में छेद कर दिया। दर्द इतना इंटेंस था कि मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सुकाइदाओ ने बिना किसी हमदर्दी के मेरे कांपते हुए शरीर को देखा। अभी भी माफी मांगने को तैयार नहीं हो, या तुम गेट के बाहर घुटने टेकना चाहते हो ताकि पूरा मोहल्ला तुम्हारा ये दुष्ट दिल देख सके? मेरे शरीर का दर्द अपनी लिमिट पार कर चुका था। मेरी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। मुझे पता था कि अगर आज मैंने अपना सिर नहीं झुकाया तो वे मुझे बिल्कुल नहीं जाने देंगी। मैं पिछले 5 सालों से झुकता और गिड़गिड़ाता आ रहा हूं। अब मैं अपनी मर्जी के खिलाफ और समझौता नहीं करना चाहता। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। सु युआन रू ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, पर सुकाइदाओ ने उसे रोक दिया। अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तब तक यहीं घुटने टेके रहो, तभी तुम खड़े हो सकते हो। ये कहने के बाद उसने सोंग जिंग नियन की मदद की और सु युआन रू के साथ जल्दी से हॉस्पिटल चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मेरा स्ट्रगल करता हुआ शरीर आखिरकार जमीन पर गिर गया। पोर्सिलेन के एक टुकड़े ने मेरी कलाई काट दी। मेरी आंखों के सामने फैले उस सुर्ख लाल मंजर के बीच धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट की तीखी महक मेरी नाक में भर गई। मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ सफेद था। क्या मैं मर गया हूं? मेरे घाव पर पट्टी बांध रही नर्स ने कहा, कॉमरेड, क्या आप ठीक हैं? आपका बहुत खून बह गया है। अगर आप 1 घंटे बाद पहुंचते तो आपकी मौत हो जाती। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरी सिस्टर के अलावा मुझे यहां कौन लाया? तुम्हें क्या लगता है और कौन हो सकता है? सु युआन रू की अजीब सी आवाज दरवाजे से आई। मैंने उधर देखा और सु काइदाओ को एक उदास चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़े पाया। उसका ऑलरा इतना इंटेंस था कि सु युआन रू भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई और भागने से पहले पुलिस को रिपोर्ट करने का बहाना बनाने लगी। जैसे ही वो कदम दर कदम करीब आई, मेरा चेहरा सतर्कता, विजिलेंस से भर गया। तुम और क्या करना चाहती हो? सुकाइदाओ ने मेरी ठुड्डी पकड़ी। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने सवाल किया। जैंग शेन, क्योंकि तुम अपनी गलती नहीं मानना चाहते थे, इसलिए तुमने सुसाइड अटेम्प्ट करने का सहारा लिया। मैंने उसके हाथ से अपना सिर झुकाते हुए भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सुकाइदाओ ने मेरा पट्टी वाला हाथ पकड़ा। लिविंग रूम व्यावहारिक रूप से तुम्हारे खून से भर गया था। जिंग नियन इतना डर गया था कि उसके पैर कमजोर हो गए। इसके अलावा वो अपने शब्द निगल गई। वो मुझे नहीं बताना चाहती थी कि जब उसने मुझे वहां बेजान पड़ा देखा तो वो कितनी घबरा गई थी और कितनी बेबस हो गई थी। मैंने तभी रिएक्ट किया। मैंने बस चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। कल तुम्हारे डिस्चार्ज के बाद तुम मेरे साथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट डॉम्स में रहने आओगे, ताकि तुम्हें जिंग नियन को देखने और भी गंदे थॉट्स आने से रोका जा सके। मैंने सख्ती से मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं जाऊंगा। जहां तक सोंग जिंग नियन की बात है, उसे कहो कि 3 दिन और बर्दाश्त करे और मुझे उकसाना न करे। सुकाइदाओ चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी मैरिज एप्लीकेशन 3 दिनों में अप्रूव हो जाएगी? लेकिन अंत में मैं फिर भी नहीं रुक पाया। सुकाइदाओ मुझे फैमिली क्वार्टर में वापस ले गई। ये घर सुकाइदाओ का प्राइवेट स्पेस था। बुककेस मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट से भरा था, साथ ही एक चमकती हुई फोटोग्राफ भी थी। यह सोंग जिंग नियन और सुकाइदाओ की विदेश जाने से पहले की फोटो थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे।
सु कायदाओ की हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में वसंत की हवा जैसी गर्म मुस्कान थी। जो कोई भी इसे देखता वो उन्हें एक टैलेंटेड आदमी और सुंदर महिला के रूप में प्रेस तारीफ करता। अगर सोंगजिंग नियन विदेश नहीं गया होता तो शायद अब तक उनका एक बच्चा भी होता। जैंगशेन, तुम क्या देख रहे हो? सु कायदाओ करीब आई। जब उसने फोटो देखी तो उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसने उसे बाहर निकाला, दराज में रखा और लॉक कर दिया। मैं बेहतर जानता था कि अब और नहीं देखना है। मैं लिविंग रूम में सोऊंगा। सु कायदाओ ने माथे पर बल डाला। लिविंग रूम में क्यों सोना? मेरा कमरा इतना बड़ा है। क्या एक बेड तुम्हारे सोने के लिए काफी नहीं है? मैंने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। सोंगजिंग नियन वापस आ गया है। ये अप्रोप्रिएट उचित नहीं है। सु कायदाओ इम्पेशेंट लग रही थी। जैंगशेन, क्या तुम अपना दिमाग थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो? क्या तुम जिंग नियन का जिक्र किए बिना बात नहीं कर सकते? मुझे तुमसे शादी करने के फैसले पर रिग्रेट करने के लिए मजबूर मत करो। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और सोफे पर बैठ गया। जब से सोंगजिंग नियन लौटा था मैं और भी ज्यादा थका हुआ और कमजोर हैगार्डेड हो गया था। मेरा शरीर कागज की एक शीट की तरह पतला था। उसके अंदर बेचैनी का एक अकारण एहसास पैदा हुआ। सु कायदाओ ने उस दिन को याद किया जब वो मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। मेरे घुटने पोर्सिलेन के टुकड़ों से भरे थे। मेरी जांघ पर जलने का एक बड़ा छाला था और मेरी कलाई का घाव लगातार ब्लीडिंग कर रहा था। उसके दिल में सुई जैसा दर्द चुभा। जब मैं पहली बार सु फैमिली के घर आया था तब मैं सिर्फ 16 साल का लड़का था। 5 सालों तक मैंने बिना किसी शिकायत के डिलीजेंटली काम किया। क्या वो मेरे प्रति बहुत नेग्लिजेंट लापरवाह रही थी जिससे मैं सोंगजिंग नियन से इतना जेलस हो गया था? उसने आह भरी और मेरे पास बैठ गई। जैंगशेन, युआन रू और मैं जिंग नियन के साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले उसने हम दोनों को आग से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इंसान को ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना चाहिए। मेरी फैमिली होने के नाते तुम्हें जिंग नियन के साथ और भी बेहतर व्यवहार करना चाहिए। मेरी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। उस दिन की आग का मंजर मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया। सु कायदाओ छुट्टी पर थी और सोंगजिंग नियन की वेलकम पार्टी के लिए सु युआन रू को एक रेस्टोरेंट में ले गई थी। नतीजतन किचन में आग लग गई जिससे वे तीनों एक प्राइवेट रूम में फंस गए। जब मैं पहुंचा तो आग की लपटें आसमान छू रही थीं। फायर फाइटर्स सिर्फ जिंग नियन को बचाने में कामयाब रहे। सु कायदाओ और सु युआन रू अभी भी आग में फंसी हुई थीं। उनकी जान को गंभीर खतरा था। मैं बेहिसाब डरा हुआ था। अपने दांत पीसते हुए मैंने उस कड़ाके की ठंड में अपने सिर पर ठंडे पानी की एक पूरी बाल्टी डाली और आग में कूद गया। मैंने जबरदस्ती उन 2 बेहोश महिलाओं को बाहर निकाला। जहां तक मेरी बात है, मेरी पीठ पर गंभीर रूप से जलने और बहुत अधिक धुआं अंदर लेने के कारण मैं कोमा में चला गया। होश आने से पहले मैं 3 दिन और 3 रात हॉस्पिटल में रहा। लेकिन जब मैं जल्दी से घर पहुंचा तो सु कायदाओ और सु युआन रू पूरी तरह से भूल चुकी थीं कि मैंने उन्हें बचाया था। वे अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ सोंगजिंग नियन की ग्रेटफुल थीं। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन दोनों बहनों को लगा कि मैं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने मुझे बेशर्म होने के लिए डांटा। बाद में मुझे नहीं पता कि जिंग नियन ने क्या ट्रिक्स अपनाई, लेकिन उसने उन्हें बचाने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में इंटरव्यू देने के लिए कुछ रिपोर्टर्स को ढूंढ लिया। तब से सु कायदाओ और सु युआन रू को और भी पक्का यकीन हो गया कि मैं एक स्कीमिंग चालबाज आदमी हूं जो किसी भी हद तक जा सकता है। उसी पल से मैं पूरी तरह समझ गया था कि चाहे मैं उनके लिए कितना भी समर्पित रहूं, उसे उनके दिलों में याद नहीं रखा जाएगा। उनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थीं। चूंकि मामला ऐसा ही था तो सिर्फ ह्यूमिलिएट, अपमानित होने के लिए मैं उनके करीब क्यों आऊं? आखिरकार मैंने उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बचाया था। मैं सुलभ मुस्कान के साथ शांति से कहा, ठीक है। मेरी आज्ञाकारी सरप्राइज ने सु कायदाओ को थोड़ा पिघला दिया। वो नरम पड़ गई। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, जैंगशेन, 2 दिनों में जब मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा तो चलो कुछ वेडिंग फोटोज खिंचवाते हैं। क्या तुम्हें पहले सूट्स पसंद नहीं थे? मैं तुम्हें तब कुछ कपड़े चुनने ले जाऊंगी। मैंने उस दुर्लभ आत्मीय जेस्चर की तरफ देखा। मुझे केवल असहजता महसूस हुई। तुम अरेंज कर सकती हो। वैसे भी 2 दिनों में मैं फोटो स्टूडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखूंगा। हम दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि फैमिली क्वार्टर के बाहर सोंगजिंग नियन की परछाई झलक रही थी। उसकी डगमगाती आंखों में भयंकर द्वेष पनप रहा था। वो एसिड खरीदने के लिए पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन कराने गया था जब रंगहीन लिक्विड की वो छोटी बोतल उसके हाथ में आई। सोंगजिंग नियन ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। जैंगशेन, बस तुम्हारा चेहरा बर्बाद होने तक इंतजार करो। देखते हैं कि तुम सिड्यूस लुभाने करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। तब वो व्यक्ति कौन है? रजिस्ट्रेशन संभाल रहे पुलिस ऑफिसर ने पीछे खड़ी महिला को देखते हुए पूछा। उसने जल्दी से खड़े होकर उसे ग्रीट किया। डायरेक्टर गू, वो हमारे साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन की लेफ्टिनेंट सु कायदाओ की फैमिली है, कॉमरेड सोंगजिंग नियन। उसके बगल में बैठे सहकर्मी ने उसे कोहनी मारी। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
लेफ्टिनेंट की फैमिली कॉमरेड जैंग शेन है। गू किंग हन चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं। कौन? युवा पुलिस ऑफिसर डर गया। वो हकलाया, जैंग शेन। डायरेक्टर गू, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके देखने के लिए फाइल ढूंढ सकता हूं। एक पल बाद गू किंग हन के हाथ में एक लिफाफा रखा गया। उसने कागजों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बार बार मेरे चेहरे को खोज रही थीं। अंत में अपनी भावनाओं को छिपाने में असमर्थ होकर वो कॉल करने के लिए जल्दी से अपने ऑफिस वापस गई। हेलो, कृपया मुझे सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर जियांग के ऑफिस से कनेक्ट करें। एक क्षण बाद एक गहरी आधिकारिक आवाज सुनाई दी। किंग हन, क्या तुम्हें जासूस के बारे में कोई खबर मिली? गू किंग हन ने उत्साह से कांपते हाथ से रिसीवर पकड़ा। अंकल, इतने सालों के बाद आखिरकार हमने जैंग शेन को ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ का आदमी हैरान और खुश दोनों था, लेकिन सालों की प्रोफेशनल आदत ने उसे अपनी भावनाओं को दबाने पर मजबूर कर दिया। उसने एक बार फिर कंफर्म किया, शियाहन, क्या तुम श्योर हो कि वो मेरा बेटा है? गू किंग हन ने फाइल में लगी फोटो को ध्यान से देखा। उसे यकीन था कि वो इस जीवन में उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगी। जियांग किंगुओ की आवाज उत्साहित हो गई। ईश्वर दृढ़निश्चयी व्यक्ति को निराश नहीं करता। उस साल कैंगजिया गांव में सदी की एक भीषण बाढ़ आई थी। वो मेरी पत्नी और बेटे को बहा ले गई। मैंने 10 साल तक बड़ी मेहनत से तलाश की और आखिरकार एक रिजल्ट मिला है। शियाहन, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम साथ मिलकर जैंग शेन को घर लाएंगे। सुकाइदाओ की छुट्टी के दूसरे दिन वो मुझे घर ले गई। जैसे ही हम अंदर गए, लिविंग रूम अस्त व्यस्त था और हर जगह कचरा था। सुयुआनरू सूरज चढ़ने तक सोती रही। मुझे देखते ही उसने बदतमीजी से मुझे ऑर्डर दिया, तुम आखिरकार वापस आ गए। जल्दी करो और सफाई करो। ये बहुत गंदा है। मुझे लगा कि ये आखिरी बार होगा जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। मैं झाड़ू लेने के लिए मुड़ा, लेकिन सुकाइदाओ ने मुझे रोक दिया। तुमने ये गंदगी खुद फैलाई है, इसे खुद साफ करो। सुयुआनरू ने उसे अविश्वास से देखा। ये देखते हुए कि वो मजाक नहीं कर रही थी, वो केवल अनमने ढंग से झाड़ू उठा सकी। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ मैंने ही गंदगी नहीं फैलाई थी। मैंने वो सुना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने सुकाइदाओ से कहा कि मैं अपना सामान लेने ऊपर जाना चाहता हूं। उस दिन जब मैंने बेडरूम साफ किया था तो मैं सिर्फ अपनी रोजमर्रा की चीजें ही बाहर ले गया था, लेकिन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी भी बेड के नीचे सेफ में छिपी हुई थी। लेकिन जब मैंने उसे अनलॉक किया तो मैंने देखा कि जेड रिंग, जिसे अंदर सेफली स्टोर किया जाना चाहिए था, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। मैं चौंक गया। मैंने पागलों की तरह बेडरूम में सर्च किया, इस डर से कि कहीं मैंने उसे कहीं और तो नहीं छोड़ दिया। कॉमरेड जैंग शेन, क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? दरवाजे से एक आवाज आई। मैंने अपना सिर घुमाया और सोंगजिंग नियन को डोर फ्रेम से टिके हुए देखा। उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसकी पतली उंगली पर एक चमकती हरी जेड रिंग थी। मेरा दिल अचानक जोर से भींच गया। वो मेरी है। सोंगजिंग नियन ने रिंग को सहलाया। सच में? इस रिंग पर तुम्हारा नाम नहीं है। तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये तुम्हारी है? ये मुझे मिली, इसलिए ये मेरी है। मेरी आवाज चिंता से थोड़ी कांपने लगी। सोंगजिंग नियन, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें ये मुझे वापस देनी होगी। सोंगजिंग नियन की आंखों में एक चमक आई। वो धीरे धीरे अंदर आया। मैं चाहता हूं कि तुम सुकाइदाओ को मुझे दे दो, ठीक है? मैंने जेड रिंग को गौर से देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के एग्री कर लिया। मैं चाहता हूं कि तुम सू फैमिली के घर से बाहर निकल जाओ और अपनी बाकी लाइफ में कभी कायदाओं के सामने मत आना। मैं हर बात से एग्री करता हूं। क्या अब तुम मुझे रिंग वापस दे सकते हो? सोंगजिंग नियन ने जेड रिंग उतारी और उसे मेरे सामने बढ़ा दिया। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लो। जैसे ही मैं हाथ बढ़ाने वाला था, एक टूटते तारे की तरह एक हरी छाया मेरी उंगलियों के पास से तेजी से गुजरी और जमीन पर गिर गई। एक पल में पूरी रिंग की सरफेस पर दरारें पड़ गईं। मेरा एक्सप्रेशन एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। एक पल बाद एक भयंकर गुस्से ने मुझे घेर लिया। मैंने अपना हाथ उठाया और सोंगजिंग नियन को जोर से थप्पड़ मार दिया। सोंगजिंग नियन जमीन पर गिर गया। उसने मुझे हैरान और फटी आंखों से देखा। तुम कचरे के टुकड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरा चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। मैं नीचे झुका, उसका गला पकड़ा और उसे फिर से थप्पड़ मारा। मैंने बहुत ताकत यूज की थी। सोंगजिंग नियन ने तुरंत मुंह भर खून थूका और डर के मारे चिल्ला उठा। सुकाइदाओ ये देखते हुए अंदर झपटी कि मैं तीसरा थप्पड़ मारने ही वाला था। उसने मेरे पेट पर जोर से लात मारी, जिससे मैं दीवार से जा टकराया। जिंग नियन, क्या तुम ठीक हो? सोंगजिंग नियन के गाल सूज गए थे। वो तब बोला जब उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। कायदाओ, मैं तो बस कॉमरेड जैंग शेन के साथ मजाक कर रहा था। वो खुद रिंग नहीं पकड़ सका और गुस्सा हो गया। उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। अगर मेरा चेहरा बर्बाद हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा?
सु युआनरू का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। वो पहले दौड़कर आई और उसने मुझे 2 बार जोर से लात मारी। फिर उसने वो टूटी हुई रिंग उठाई। सिर्फ कूड़े के इस टूटे हुए टुकड़े के कारण तुमने भाई जिंग नियन को मारा। तुम नीच इंसान। मुझे पता था तुम्हारे किसी लवर ने तुम्हें ये दी होगी, है ना? सु काइदाओ का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने रिंग ली और मेरी तरफ बढ़ी। यह तुम्हें किसने दी? मुझे अभी बताओ। उस लात की वजह से मेरा दिल तेज दर्द से धड़क रहा था। अब उसे मुझसे सवाल करते देख मुझे सिर्फ घृणा और मतली महसूस हुई। मैंने अपने मुंह का खून निगला और एक बेपरवाह मुस्कान के लिए खुद को मजबूर किया। तुम उसका नाम जानने के लायक नहीं हो। तुम नीच। तुम्हारी मेरी बहन को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही सु युआनरू आगे झपटने वाली थी, सु काइदाओ ने उसे एक तरफ धकेल दिया। मेरे शब्द उसके दिमाग में फटने वाले किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह थे। उसके चेहरे पर एक अनकंट्रोलेबल गुस्सा और दर्द की एक हल्की सी झलक उभर आई। वो फिर से पूछेगी, ये तुम्हें किसने दी? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी माँ के हाथ के उस गर्म एहसास को याद किया जो वे मुझे सहलाते हुए देती थीं। हमारे जैंग शेन को फ्यूचर में एक अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए और हमेशा खुशी खुशी रहना चाहिए। तभी मुझे शांति मिलेगी। मेरी आंख से एक आंसू गाल पर लुढ़क गया। इससे पहले कि मैं अपना मुंह भी खोल पाता, सु काइदाओ ने कड़ाई से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है। अब से तुम सिर्फ मेरे आदमी रहोगे। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और वो जेड रिंग खिड़की के बाहर फेंक दी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो रिंग चकनाचूर होकर धूल में मिल गई हो। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और खिड़की की ओर लपका, चिल्लाते हुए, माँ, जब तक कि मेरी आवाज नहीं बैठ गई। सु काइदाओ और सु युआनरू सन्न रह गए। उनके चेहरे तुरंत खराब हो गए। जब मैं सु फैमिली के घर आया था तब मैं अकेला था। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि मेरी फैमिली कौन थी या कहाँ थी, जैसे कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि मेरी दुनिया में केवल वे दोनों ही थे। सु काइदाओ पछतावे से भर गई। मेरी मानसिक स्थिति, मेंटल कोलैप्स को देखते हुए उसने मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया। मुझे मत छुओ जैंग शेन, आई एम सॉरी। मैं बहुत इम्पल्सिव हो गई थी। ये पहली बार था जब सु काइदाओ को मेरी तरफ से ऐसा विरोध, रेजिस्टेंस मिला था। उसका दिल दुख से भर गया। मेरी आंखें खाली थीं। मैं बेहोशी की हालत, ट्रांस में बड़बड़ाया। एक दिन और। सु काइदाओ की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से सिर हिलाया। सही है, सही है। एक दिन और। हम कानूनी रूप से शादीशुदा कपल बनने वाले हैं। मुझे होश आया। अपना सीना थामते हुए मैंने बेदम होकर कहा, सु काइदाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। सु काइदाओ का चेहरा अचानक बदल गया। जैंग शेन, मैंने अपनी एप्लीकेशन पहले ही सबमिट कर दी है। तुम चाहे कितने भी गुस्से में हो, तुम ऐसा कह सकते हो। मैंने अपना पेट पकड़ा और लंगड़ाते हुए बाहर निकला। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जा रहा हूं ताकि एप्लीकेशन कैंसिल कर सकूं। ये पहली बार था जब सु युआनरू ने मुझे इतना टूटा हुआ और दुखी देखा था। एक पल के लिए उसकी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। रुको। सु काइदाओ ने लाल आंखों के साथ मुझे पीछे खींचा। जैंग शेन, क्या तुम सच में शादी कैंसिल करना चाहते हो? मैंने अपना सिर घुमाया तक नहीं। हाँ। सु काइदाओ की उंगलियां और भी कस गईं, जैसे कि वो अपने दिल की घबराहट, पैनिक को रोकने के लिए मुझे पकड़े रखने की कोशिश कर रही हो। क्यों? भले ही मैंने अभी अनजाने में तुम्हारी मां की रिंग फेंक दी हो। मैंने पहले ही माफी मांग ली है। मैं मजाक उड़ाते हुए हंसा। सु काइदाओ, तुमने एक बार कहा था कि अगर सॉरी कहने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत होती? सु काइदाओ का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसे आखिरी बार याद आया जब जिंग नियन ने कहा था कि मैंने उसका ब्रूच चुराया है। सु काइदाओ ने अपनी निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी दिखाई। उसने मुझे बाहर जाने और दूसरों के कपड़े धोने के लिए मजबूर किया। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में ब्रूच बदलने के लिए पैसे कमाए। मेरे हाथ सुबह से रात तक बर्फीले पानी में भीगे रहते थे। उन पर फ्रॉस्ट बाइट, ठंड से होने वाली सूजन, गाजर से भी बड़ी हो गई थी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और भीख मांगते हुए कहा कि मैं अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसने बस मुझे ठंडी नजर से देखा। अगर सॉरी कहने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत होती? अब ये तीर बिना चूके वापस लौट आया था और उसके दिल पर लगा था। तभी सु काइदाओ को एहसास हुआ कि शब्द भी दिल को छेद सकते हैं, जिससे लगातार खून बह सकता है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मुझे खोने के डर ने सु काइदाओ को घेर लिया। उसने तुरंत फैसला लिया और मुझे बेडरूम में लॉक कर दिया। मैंने कुछ बार जोर से दरवाजे का कुंडा, नॉब घुमाने की कोशिश की और फिर पूरी ताकत से दरवाजा पीटा। सु काइदाओ, दरवाजा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। जैंग शेन, थोड़ा आराम कर लो। कल जब मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा तब तुम फ्री हो जाओगे। उसके बोलने के बाद दरवाजे पर उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे कम हो गई।
मैं दरवाजे के सहारे झुक गया और धीरे धीरे नीचे बैठ गया। अगली सुबह भोर डॉन में सु कायदाओ ड्यूटी पर चली गई, सु युआन रू स्कूल चली गई और जिंग नियन को मुझ पर नजर रखने के लिए घर छोड़ दिया। सोंगजिंग नियन ने दोनों बहनों को जाते देखा। उसने सावधानी से कैबिनेट से एसिड की एक बोतल निकाली। वो कुटिलता से मुस्कुराया। जैंगशेन, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। ताला घूमने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। कल सु कायदाओ और सु युआन रू ने बिना रुके मुझे लातें मारी थीं। थोड़ी देर सोने और जागने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी अंग हिल गए हों, और ये बहुत दर्दनाक था। इसके अलावा मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया था। मैं इतना कमजोर था कि मुझे मुश्किल से साफ दिखाई दे रहा था। कॉमरेड जैंगशेन, सु कायदाओ ने मुझसे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने को कहा है। सोंगजिंग नियन धीरे से बेड के पास बैठ गया। मेरे पास यहाँ कुछ अच्छी चीज है, इसे पी लो। ये सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? उसने एसिड की बोतल आगे बढ़ा दी। उसके शब्द लालच, टेम्पटेशन से भरे थे। इसे पी लो और तुम्हारे घाव भर जाएंगे। तुम सु कायदाओ से बच सकोगे। मैंने अपनी धुंधली आंखें खोली और इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन। सु कायदाओ नए रिक्रूट्स, रंगरूटों को ट्रेनिंग दे रही थी। अचानक उसके दिल में घबराहट, पैनिक का एहसास हुआ, जिससे उसका बैलेंस लगभग बिगड़ गया। लेफ्टिनेंट, क्या बात है? एक गार्ड तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे आया। सु कायदाओ ने अपना सिर हिलाया। उसने बोलना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन, पैल्पिटेशंस की लहरों ने उसके लिए और काम करना नामुमकिन कर दिया। उसने आनन फानन में ट्रेनिंग की ड्यूटी बटालियन कमांडर को सौंपी और खुद गाड़ी चलाकर घर चली गई। उस समय सु युआन रू भी बिना रुके घर की ओर भाग रही थी। दोनों एक इंटरसेक्शन, चौराहे पर मिले। दीदी, आप वापस क्यों आ गई? सु कायदाओ चलना बंद नहीं किया। मुझे चिंता हो रही है। मैं जैंगशेन को चेक करने जा रही हूं। जैसे ही वे यार्ड आंगन में दाखिल होने वाले थे, उन्होंने एक महिला को देखा जिसने प्योर ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी और दूसरी छोटी गली से आ रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या जैंगशेन यहाँ रहता है? सु कायदाओ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? तुम्हें उससे क्या काम है? गु किंग हन धीरे से मुस्कुराई। आप लेफ्टिनेंट सु होंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गु किंग हन है। मैं कॉमरेड जैंगशेन की। सु कायदाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नजर चाकू की तरह तेज थी। कॉमरेड गु, आप ऐसी बातें नहीं कह सकती। जैंगशेन मेरा पति है। हमारी मैरिज एप्लीकेशन आज अप्रूव हो जाएगी। गु किंग हन के चेहरे की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। लेफ्टिनेंट सु, इतनी जल्दी मत बोलिए। ये अभी अप्रूव नहीं हुई है। सु कायदाओ उसके बेरुखी भरे लहजे, डिसमिसिव टोन से नाराज हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मैं जैंगशेन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। सु युआन रू का चेहरा भी आक्रोश, इंडिग्नेशन से भरा था। वो कहीं नहीं जा रहा है। इतने सालों से उसने हमारे परिवार के लिए खुद को डेडिकेट, समर्पित किया है। वो जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये सुनकर गु किंग हन का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुमने खुद ही कह दिया, तुम्हारा परिवार। क्योंकि तुमने कभी जैंगशेन के परिवार के बारे में नहीं सोचा, तो मेरे उसे ले जाने में क्या बुराई है? सु युआन रू गु किंग हन के करीब आई। उसकी गुस्से वाली नजर ऐसी लग रही थी जैसे वो उसे पूरा निगल जाना चाहती हो। सिर्फ हमारे एक शब्द से वो नहीं जा सकता। वो मेरे और मेरी बहन के प्रति बहुत ओबेडिएंट, आज्ञाकारी है। क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जैंगशेन के पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? गु किंग हन ने बेरहमी से दोनों बहनों की तरफ एक एग्रीमेंट फेंका। सु कायदाओ और सु युआन रू ने इसे जल्दी से पढ़ा और पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। जब उन्होंने एंड डेट और मेरे सिग्नेचर देखे तो उनके दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई। कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त थी कि इन 5 सालों के लिए सु बहनों को जिस भी चीज की जरूरत होगी, मुझे उन्हें संतुष्ट करने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे उनके डेली रूटीन का बारीकी से ख्याल रखना था। इसके अलावा मुझे उन दोनों की लाइफ और सेफ्टी भी एंश्योर करनी थी। तो पिछले 5 सालों से उनके लिए मेरा बेपनाह प्यार फेक था। सु कायदाओ को ये पिछले कुछ दिन याद आए। मैं बार बार काउंटडाउन का जिक्र कर रहा था। उसका दिल दर्द से तड़प उठा। पता चला कि मैंने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था। इसलिए जब टाइम पूरा हुआ तो मैं जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। अगर उसने कल दरवाज़ा लॉक नहीं किया होता तो आज जब वो काम से घर आती, मैं पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका होता। ये सोचकर उसने कॉन्ट्रैक्ट को कसकर पकड़ लिया। वो मेरे पास भागकर एक्सप्लेनेशन मांगना चाहती थी। अचानक दूसरी मंजिल की खिड़की धक्का देकर खोली गई। एक टूटी हुई तितली की तरह एक जाना पहचाना फिगर नीचे गिरा। जैंगशेन, सु कायदाओ और सु युआन रू की आंखें फटी रह गईं। वे बस भागकर आने ही वाले थे, लेकिन गु किंग हन उनसे भी तेज थी। एक पल में उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और गु किंग हन का कॉलर कसकर पकड़ लिया। प्लीज मुझे यहां से ले जाओ।
गू किंग हन ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। सु कायदाओ ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। कॉमरेड गू, आपको क्या लगता है कि आप मेरी फैमिली मेंबर को कहां ले जा रही हैं? गू किंग हन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और तेजी से चलना जारी रखा। सु कायदाओ घबरा गई। आप किस मिलिट्री रीजन से बिलोंग करती हैं? आपकी रैंक मुझसे ऊंची नहीं हो सकती। आपको जैंगशेन को ले जाने का क्या हक है? क्या होगा अगर मैं वो हूं जो अपने बेटे को ले जाना चाहता है? क्या लेफ्टिनेंट सु मुझे भी रोकना चाहती हैं? सामने से एक गंभीर और स्थिर आवाज आई। सु कायदाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया। वो उस आदमी के सीने पर लगे मेडल्स देखकर दंग रह गई। वो इस आदमी को मिलिट्री रीजन जनरल्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में देख चुकी थी। वो कमांडर के बगल में बैठा था। वो नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर था। लेफ्टिनेंट सु, मेरे बेटे का इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अब मैं उसे घर ले जाना चाहता हूं। सु कायदाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। डायरेक्टर, जियांग जैंगशेन और मेरी शादी हो चुकी है। जियांग किंगुओ ने अपना सिर झुकाया। एक गार्ड ने सु कायदाओ को मैरिज एप्लीकेशन थमाई। उस पर नॉट अप्रूव्ड 3 शब्द उसकी आंखों में गहरे चुभ रहे थे, जिससे उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे। नहीं, मेरे जैंगशेन को मत ले जाओ। जैसे ही गू किंग हन ने मुझे कार में बैठने में मदद की, उसने एक पीला हाथ उसे रोकते हुए देखा। मैंने आह भरी और सु कायदाओ और सु युआनरू की तरफ देखते हुए बैठ गया। लेफ्टिनेंट सु, 5 साल पूरे हो गए हैं। मुझ पर सु फैमिली का कुछ भी बकाया नहीं है। ये कहने के बाद मैंने मजबूती से कार का दरवाजा बंद कर दिया। यहां से आगे आसमान बड़ा है और समंदर चौड़ा है। मैं इन दोनों को फिर कभी नहीं देखूंगा। लेकिन कौन जानता था कि मेरे जाने के बाद सु बहनें पूरी तरह पागल हो जाएंगी। दीदी, जैंगशेन चला गया। चलो घर चलते हैं। कार जाने के बाद सु कायदाओ पूरे 3 घंटे तक उस चौराहे पर एक बेजान स्टैचू की तरह खड़ी रही। उसके दिमाग में बार बार वो पल आ रहा था जब वो पहली बार मुझसे मिली थी। एक 16 साल का लड़का, लंबा और दुबला, एक हैंडसम और जवान चेहरे के साथ। मैं बहुत डिलीजेंट था। हमेशा भोर होने से पहले उठकर उनका ब्रेकफास्ट तैयार करता था। जब सु कायदाओ मिलिट्री रीजन जाती थी तो मैं टॉर्च लेकर सु युआनरू को स्कूल छोड़ने जाता था। जब वो अपने आर्मी साथियों के साथ शराब पीकर खुद को पूरी तरह गंदा कर लेती थी, तब मुझे जरा भी घृणा नहीं होती थी। उसे बिस्तर पर लिटाते हुए मैंने प्यार से कहा था, सुख, पीना बंद कर दो। उन कोमल शब्दों ने उसके दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। पहली बार सु कायदाओ को मेरे लिए अपने दिल में हलचल महसूस हुई। उसके बाद उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मुझे इस बात का भी बुरा नहीं लगा कि उसने कभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। मैं बिना किसी ऑफिशियल स्टेटस के सु फैमिली के घर रहने को तैयार था। उसे लगा कि मैं उसके प्यार में पागल हूं और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब सु कायदाओ का चेहरा भावशून्य था। उसने मैरिज एप्लीकेशन को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। सु युआनरू से अब और रहा नहीं गया और वो जोर से बोली, दीदी, वैसे भी वो हमारे घर में बस एक फ्री का नौकर, नैनी ही तो था। अगर चला गया तो चला गया। वो हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव इसलिए करता था क्योंकि आप मिलिट्री रीजन में लेफ्टिनेंट हो। अब उसे ऊंची रैंक वाला बाप मिल गया है तो वो पक्का अपने फैमिली कनेक्शन का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि आप भाई जिंग नियन के लिए बेहतर मैच हो। अच्छा हुआ कि वो चला गया। इससे जिंग नियन के लिए रास्ता साफ हो गया। ये पहली बार था जब सु कायदाओ ने सु युआनरू की तरफ इतनी भयानक नजर से देखा। जैंगशेन तुम्हारा इकलौता जीजा है। सु युआनरू चौंक गई और खालीपन से बोली, लेकिन वो तो जा चुका है। सु कायदाओ का चेहरा काला पड़ गया। वह मुड़ी और घर चली गई। सोंगजिंग नियन लिविंग रूम में संतरा खा रहा था और टीवी देख रहा था। दोनों बहनों को देखकर वो मुस्कुराया। कायदाओ युआनरू, तुम आखिर वापस आ गई। सु कायदाओ ने उसे देखा और माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, जिंग नियन, मुझे याद है कि आज घर पर सिर्फ तुम और जैंगशेन थे। जैंगशेन दूसरी मंजिल से क्यों कूदा? क्या ऐसा ही कुछ हुआ था? सोंगजिंग नियन की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा गलत समझे जाने के दुख से भर गया। कायदाओ, आज तुम मुझे गलत कैसे समझ सकती हो? खाना बनाने के बाद मैं कॉमरेड जैंगशेन के पास ले जाने वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसने बाहर भागने की कोशिश की। मुझे डर था कि उसके जाने के बाद तुम दुखी होगी, इसलिए मैंने उसे बहुत देर तक समझाने की कोशिश की। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी लापरवाही का फायदा उठाकर मुझे धक्का देगा और खिड़की से कूद जाएगा। बोलने के बाद सोंगजिंग नियन ने उन्हें अपने माथे का घाव दिखाया। मैं उसे रोक नहीं पाया, बल्कि मुझे कैबिनेट में धक्का दे दिया गया और मैं बेहोश हो गया। मैं अभी जागा हूं। सु कायदाओ की आंखों में शक दूर होते देख उसने उसके करीब जाने की हिम्मत की। कायदाओ, कॉमरेड जैंगशेन पर ठीक से नजर न रखना मेरी गलती थी। मुझे सजा दो। आखिर वो आदमी था जिससे उसने कभी प्यार किया था। सु कायदाओ को अब भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। जिंग नियन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये हमारी सु फैमिली और जैंगशेन के बीच का मामला है।
बोलने के बाद उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया और उसे दिलासा दिया कि वो खुद को दोष न दे। ये सुनकर जिंग नियन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आई और उसने चिंता जताते हुए पूछा, तो वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था? कायदाओ, तुम्हें इसे बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हारे और उसके बीच कोई फीलिंग्स नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि वो चला गया, ये सबके लिए बेहतर है। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने गौर नहीं किया कि सू कायदाओ का चेहरा और भी खराब होता जा रहा था। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर सोंग जिंग नियन थोड़ा असहज हो गया और उसने जल्दी से सू युआनरू को मदद के लिए इशारा किया, लेकिन सू युआनरू ने अभी अभी एक लैंडमाइन पर पैर रखा था और अब उसकी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसने कहा कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? सोंग जिंग नियन की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। सुकाइदाओ ने अपना सिर झुकाया और उस मैरिज एप्लीकेशन को देखा जहां उसने एक एक अक्षर करके लिखा था, आपसी प्रेम, विशेष अनुमति का अनुरोध है। उसे सिर्फ असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। सोंग जिंग नियन की खबर के बिना बीते उन 3 सालों में भी इतना दर्द नहीं हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं उसे ढूंढ लूंगी। सुकाइदाओ इस जन्म में सिर्फ जैंगशेन से ही शादी करेगी। सोंग जिंग नियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगली सुबह सू युआनरू आधे होश में जागी। उसने दरवाजा खोला और चिल्लाई, जैंगशेन, ब्रेकफास्ट कहाँ है? मुझे देर हो रही है। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोलने के बाद ही उसे कल की बातें याद आईं। वो मास्टर बेडरूम की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। सुकाइदाओ पहले से ही अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में थी। वह उदास चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। कायदाओ, युआनरू, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। फर्स्ट फ्लोर से एक कोमल आवाज आई। दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। वे जल्दी से नीचे भागी, लेकिन उन्होंने डाइनिंग टेबल के पास मुस्कुराते हुए सोंग जिंग नियन को खड़ा देखा। उनके चेहरों पर निराशा की एक भारी लहर दौड़ गई। सोंग जिंग नियन ने ये देखा और गुस्से के मारे लगभग अपने दांत पीस लिए। कायदाओ, युआनरू, मैंने अंडे बनाए हैं, जल्दी आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। सुकाइदाओ और सू युआनरू ने टेबल पर रखे कांजी दलिया के कटोरे को देखा और साथ ही उस समय के बारे में सोचा जब मैं अभी यहीं था। टेबल स्टीम बन्स और फ्राइड केक से भरी रहती थी। सोंग जिंग नियन ने ध्यान से उन दोनों को सर्व किया। कायदाओ, ये पहली बार है जब मैंने खाना बनाया है। चक्कर देखो। सुकाइदाओ ने देखा कि कांजी में साफ तौर पर हरे प्याज स्कैलियंस थे और उसने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, मैं हरा प्याज नहीं खाती, तुम भूल गए? सोंग जिंग नियन दंग रह गया। वो हकलाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए नया कटोरा बना देता हूँ, रहने दो, मैं कैंटीन में खा लूंगी, मैं जा रही हूँ। सुकाइदाओ की भूख मर चुकी थी। वो सीधे घर से बाहर निकल गई। सू युआनरू को डर था कि जिंग नियन को बुरा लगेगा। उसने जल्दी से एक बड़ा घूंट भरा, लेकिन अगले ही पल उसे उबकाई आई और उसने सब बाहर थूक दिया। सोंग जिंग नियन 3 मीटर दूर कूद गया, इस डर से कि कहीं छींटें उस पर न पड़ जाएं। युआनरू, क्या हुआ? सू युआनरू ने अपना गला पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द था। अंडे के छिलके का एक बड़ा टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। आखिरकार दरवाजे से बाहर निकलते हुए सू युआनरू को खुद एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने दिल से राहत की सांस ली है। वो मेरे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। कितना अच्छा होता अगर वो अभी भी यहीं होता। पछतावे की एक जोरदार लहर उसके दिल से टकराई, जिससे वो पीली पड़ गई। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंटीन। गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट सू, आप कैंटीन में क्यों खा रही हैं? क्या जीजाजी आज आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में आलस कर गए? पिछली बार जीजाजी ने जो बन्स भेजे थे वे बहुत टेस्टी थे। लेफ्टिनेंट, क्या इस साल जीजाजी हमारे साथ न्यू ईयर ईव का डिनर बनाएंगे? तुम कितनी लालची हो। पिछली बार जीजाजी खाना लेकर आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि लेफ्टिनेंट सू बीमार हैं, लेकिन तुम लड़कियों ने सब खा लिया और फिर भी चाहती हो कि जीजाजी तुम्हारे लिए खाना बनाने आए। लेफ्टिनेंट और उनके जीजाजी हम जैसे सिंगल लोगों को कितना जलाते हैं। सुकाइदाओ ने अपना शकरकंद स्वीट पोटैटो कूटा। उसके दिल में मेरे लिए तड़प किसी समुद्री लहर की तरह उमड़ पड़ी। वो बढ़ती ही जा रही थी, और भी ज्यादा मजबूत। कल रात उसने मेरे सामान की तलाशी लेने का इरादा किया था। सुकाइदाओ देखना चाहती थी कि क्या मैंने उसके लिए एक शब्द भी छोड़ा है, लेकिन उसे पता चला कि किसी मोड़ पर मैंने पहले ही अपना सारा सामान साफ कर दिया था, बिना कोई निशान छोड़े, एकदम क्लीन, जैसे मैं वहां कभी रहा ही न हूं। ये सोचकर वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकी। वो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर के ऑफिस में झपट पड़ी। कमांडर, जिंगबाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है, भले ही इसके लिए मेरा डिमोशन, रैंक कम होना क्यों न हो जाए। कमांडर अपनी डेस्क के पीछे बैठा था। उसने उसे हैरानी से देखा। कॉमरेड सू, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ और बहन दोनों यही हैं और फिर भी तुम जिंगबाई जाना चाहती हो? सुकाइदाओ ने एक कड़वी मुस्कान दी। कमांडर, मेरे और मेरे पति के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है। वो जिंगबाई भाग गया है। कमांडर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। क्या तुम्हारी मैरिज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी? उसने कहा।
ऊपरी अधिकारियों ने इसे अप्रूव नहीं किया। उन्होंने पक्का उस आदमी को तुम्हारे लिए अनसूटेबल, अनुपयुक्त माना होगा। हमारी यूनिट में बहुत सारे अच्छे आदमी हैं। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम उन पर विचार कर सकती हो। सुकाइदाओ ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। इस जीवन में मेरे पास केवल वही होगा। कृपया मेरी रिक्वेस्ट मान लें कमांडर। एक पल बाद कमांडर ने आह भरी। उसने एक टेलीग्राम निकाला। काइदाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। बात यह है कि ऊपर से ऑर्डर आया है। तुम्हें 1 साल तक साउथ वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह वाक्य किसी बिजली गिरने जैसा था। इसने सुकाइदाओ की सीधी रीढ़ को झुका दिया। क्या वो मुझसे इतना बचना चाहता है? शाम को सोंगजिंग नियन उसे लेने आया। सुकाइदाओ पर एक नजर डालते ही एक परेशान महिला दिखाई दी। वह तेजी से आगे बढ़ा। काइदाओ, क्या काम पर कुछ गड़बड़ हुई है? इससे पहले कि सुकाइदाओ कुछ बोल पाती, उसने अपने अधीनस्थ गार्ड्स, सबॉर्डिनेट गार्ड्स को पास से गुजरते हुए जोर से चिल्लाते सुना। हेलो लेफ्टिनेंट। हेलो जीजाजी। वो तुरंत भड़क गई। उसकी नज़र जिंग नियन के शर्मिंदा एक्सप्रेशन से मिली। वो एक पल के लिए रुकी। वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सोंगजिंग नियन उसके एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज कोमल थी। मैं बुरा क्यों मानूंगा? पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। विदेश में रहने के दौरान मैं गुजारा करने के लिए हमारी यादों पर ही निर्भर था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए कितना बेताब था। सुकाइदाओ की पुतलियां थोड़ी कांपी। उसने अपनी बांह पर सोंगजिंग नियन के हाथ की गर्मी महसूस की। उसके अंदर बेचैनी, डिस्कम्फर्ट का एहसास जाग उठा। जिंग नियन, अब हम पास्ट बीते हुए कल की बात है। सुकाइदाओ ने ठंडेपन से जिंग नियन को धक्का दे दिया, जो उसे गले लगा रहा था। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट आजकल मिशनों में बिजी है। युआन रू को भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की पढ़ाई पर फोकस करना है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे मेरे ऑफिस कॉल करना। सोंगजिंग नियन का चेहरा पीला पड़ गया। इस सेंटेंस का मतलब उसे ये बताना था कि जब तक कोई काम न हो उसके सामने न आए। वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सुक्स, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उन वादों को भूल गई जो हमने एक दूसरे से किए थे? क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें और युआन रू को बचाया था? मैंने तुम्हें उस आग से कैसे निकाला था? जैंग शेन मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? उसने कभी एक किताब तक नहीं पढ़ी। वो सिर्फ एक मामूली गवार कंट्री बम्पकिन है। क्या तुम उसे मेरे ऊपर चुन रही हो? सुकाइदाओ ने अपने सामने पागल हो रहे सोंगजिंग नियन को देखा। अचानक वो एक बिल्कुल अजनबी की तरह लगने लगा। अगर तुमने हमें बचाया ना होता तो मैं इतना लाड़ प्यार दिया होता। उसने मेरे बारे में सोचा। उसकी आंखों में एक गहरा लगाव दिखाई दिया। भले ही जैंग शेन किसी भी तरह से तुम्हारी बराबरी ना कर सके, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूं। सोंगजिंग नियन घर वापस आ गया, सुस्त और हताश। मेलबॉक्स में अमेरिका से आया एक लेटर पड़ा था। जैसे ही उसने इसे खोला, वो डर गया। उसने अपने हाथ में मौजूद फोटो को जमीन पर फेंक दिया। मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। फोटो में एक 3 साल का बच्चा था। उसका शरीर घावों से ढका था। उसका चेहरा नीला काला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे मील दूर अपने पिता से मदद की भीख मांग रही हों। सोंगजिंग नियन ने दर्द में फोटो को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तू इंतजार कर, डैडी तुझे घर ले आएंगे। सुकाइदाओ ने कई दिनों तक जिंग नियन को नहीं देखा। उसने सोचा कि उसे मैसेज मिल गया होगा, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अगले हफ्ते मुझे ढूंढने के लिए छुट्टी लेने का प्लान पहले ही बना लिया था। जिंगबाई सिटी का ट्रेन टिकट खरीदने के बाद उसने गिफ्ट्स तैयार करना शुरू कर दिया। 5 साल पहले वो बहुत बिजी थी। उसने मुझे कुछ भी देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब वो उन सबकी भरपाई करना चाहती थी। गिफ्ट्स देखकर मेरे खुश चेहरे को इमेजिन करते हुए वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन जैसे ही उसने स्टोर से बाहर कदम रखा, उसने साफ सुना कि उसके आसपास के लोग उसके बारे में फुसफुसा रहे हैं। क्या ये वही अखबार वाली इंसान नहीं है? ये वही सोल्जर है जिसने अपने वफादार बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल के बेटे के प्यार में पड़ गई। वो बाहर से कितनी शरीफ दिखती है, उसका दिल इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? सुकाइदाओ स्पष्टीकरण मांगने के लिए ऊपर जाने ही वाली थी, लेकिन उसे सु युआन रू ने रोक दिया, जो भागते हुए वहां आई थी। दीदी, ये बुरा हुआ। जल्दी देखो, अखबार देखो। सुकाइदाओ ने इसे ले लिया। उसने फ्रंट पेज पर एक बड़ी हेडलाइन देखी। उस पर साफ लिखा था, आग में जान बचाने वाले वफादार बॉयफ्रेंड को छोड़ा गया। रईस परिवार के बेटे ने प्रेमी को चुराने का मौका झपटा। आर्टिकल में सोंगजिंग नियन और सुकाइदाओ के नाम बदल दिए गए थे, लेकिन जैंग शेन ये 2 शब्द बिना किसी बदलाव के पब्लिश किए गए थे। इस छोटे से इलाके में कोई भी तुरंत अंदाजा लगा सकता था कि ये किस परिवार के बारे में है। सुकाइदाओ जितना पढ़ती गई, उसका चेहरा उतना ही काला पड़ता गया। ये सरासर बकवास है। ये किसने लिखा है? उनसे कहो कि मुझसे आकर मिले। सु युआन रू चिंता के मारे पसीने पसीने हो रही थी।
दीदी अब बहुत देर हो चुकी है। कमांडर ने घर पर फोन किया था। उन्होंने आपसे तुरंत मिलने को कहा है। कमांडर ने पटखनी के साथ टेबल पर अखबार पटका। उन्होंने गुस्से में डांटा, सू, आखिर ये सब क्या है? तुमने हमारे मिलिट्री पर्सनल की पूरी तरह से बेइज्जती कर दी है। इस डांट ने सू कायदाओं को अंदर तक झकझोर दिया। मिलिट्री में इतने सालों में उसने जो इमेज बनाई थी वो एक अखबार की वजह से पल भर में बर्बाद हो गई। कमांडर, मैं इसकी पूरी जांच करूंगी। कमांडर का चेहरा सख्त था। तुम्हारी जांच से क्या फायदा होगा? अभी अर्जेंट टास्क पब्लिक के इंप्रेशन को बदलना है। तुम खुद बताओ क्या किया जाना चाहिए? सू ने अपना जबड़ा भींच लिया। मैं चीजों को स्पष्ट करने के लिए खुद एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश करूंगी। सच में? जब तक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अप्रूव होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक उसी समय जब टेंशन अपने पीक पर थी, एक साफ आवाज आई, कमांडर कायदाओ, मेरे पास एक सोल्यूशन है। सू ने सोंग जिंग नियन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया। ये एक रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है, तुम अंदर कैसे आए? सू युआन रू जिंग नियन के पीछे पीछे आई। दीदी, मैं भाई जिंग नियन को अंदर लाई हूं। सोंग जिंग नियन पूरी तरह चिंता से भरा हुआ दिख रहा था। युआन रू ने मुझे बताया कि क्या हुआ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। सू कायदाओ ने अपने होंठ भींच लिए। तुमने जिस सॉल्यूशन का जिक्र किया वो क्या है? सोंग जिंग नियन ने एक चिंतित और पीड़ित चेहरा बनाया। जब तक हम शादी करेंगे वो तुमसे शादी कर लेगा। उन्हें सच पता चल जाएगा। सू कायदाओ ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। नामुमकिन। सोंग जिंग नियन की आंखें लाल थीं। कायदाओ, मैं बस इस मुश्किल से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बाहर अफवाहें इस वक्त बहुत गंदी हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चला तो क्या होगा अगर वे तुम पर उलझे हुए रिश्तों, मेसी रिलेशनशिप्स का आरोप लगा दें? सू कायदाओ की आंखों में झिझक दिखाई दी। सोंग जिंग नियन ने मौके का फायदा उठाया। जहां तक जैंग शेन की बात है, जिंगबाई में अब उसे कौन जानता होगा या उसके चेहरे पर बुरा बोलेगा। जरूरी मामला तुम्हारी इमेज का ख्याल रखना है। जिंगबाई, जैंग फैमिली का घर। मैं हाथ में अखबार लिए अपने पिता के स्टडी रूम में गया, लेकिन मैंने देखा कि गू किंग हन भी वहां थी। जैंग शेन, क्या हुआ? मैंने गू किंग हन की तरफ एक नजर डाली और कहा, कुछ नहीं पिताजी। डिपार्टमेंट हेड, प्लीज आप अपना काम जारी रखें। गू किंग हन ने मुझे वापस बुलाया। जैंग शेन, क्या ये न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में है? मैंने अपनी आंखें झुकाईं और सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि सू फैमिली को छोड़ने के बाद सू कायदाओ और सोंग जिंग नियन मुझे अकेला छोड़ देंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे मुझे बदनाम करने के लिए इतने नीच तरीके अपनाएंगे। मेरे पिता समझ गए और बोले, किंग हन को पहले से ही इस बारे में पता है। उसने पहले ही इसका ख्याल रख लिया है। वो अभी मुझे इसी की रिपोर्ट दे रही थी। क्या तुम सुनना चाहते हो? मैं दंग रह गया। ख्याल रख लिया? गू किंग हन धीरे से मुस्कुराई। उसने मेरे बैठने के लिए कुर्सी खींची। चिंता मत करो, मैंने उस रिपोर्टर को ढूंढ लिया है जिसने आर्टिकल लिखा था। उसने कबूल कर लिया है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, साथ ही एक पुराने मामले के बारे में भी। मैंने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी खूबसूरत आंखें सहानुभूति, सिंपैथी से भरी थीं। सालों पहले तुमने दोनों सू बहनों को बचाया था। क्या तुमने नहीं बचाया था? तुम बिना किसी हिचकिचाहट के आग में कूद गए थे, लेकिन जिंग नियन ने उसका क्रेडिट चुरा लिया। मेरी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। ये सब सोंग जिंग नियन की साजिश थी, है ना? गू किंग हन ने सिर हिलाया। उसने सहानुभूति के साथ कहा, तुमने इतने सालों तक दुख झेला है। जब मुझ पर कीचड़ उछाला गया और मेरा अपमान किया गया तब मैं नहीं रोया। जब मुझे पीटा गया और गाली दी गई तब भी मैं नहीं रोया। लेकिन न जाने क्यों गू किंग हन के कोमल शब्दों ने मेरी आंखों के कोनों को लाल कर दिया। पहली बार मैंने इतने दुख ग्रीवेंस के साथ कहा, लेकिन उन सभी ने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मेरे पिता और गू किंग हन को बेहद सहानुभूति महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से मुझे दिलासा दिया, डरो मत। अब से जैंग शेन, तुम्हारे पास पिता और किंग हन हैं। हम तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने देंगे। वो सोंग जिंग नियन, मैंने उसे पहले ही अरेस्ट करवा दिया है। पुलिस चीफ को अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिला। उसने तुरंत पुलिस भेजने का अरेंजमेंट किया। 2 पुलिस कारें साउथवेस्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में घुस गईं। कमांडर के ऑफिस में सोंग जिंग नियन अभी भी सू कायदाओ के जवाब का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय जब सू कायदाओ हाँ में सिर हिलाने ही वाली थी, दरवाजे पर एक साफ दस्तक सुनाई दी। पुलिस अंदर झपटी। वे सोंग जिंग नियन के पास चले गए। सोंग जिंग नियन, आप पर प्रेस का इस्तेमाल करके बदनामी और अफवाहें फैलाने का शक है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें और इन्वेस्टिगेशन। यह वाक्य बिजली की कड़कड़ाहट की तरह था। इसने सोंग जिंग नियन को झकझोर कर रख दिया, जिससे उसके पैर कमजोर हो गए। वो लगभग जमीन पर गिर ही गया था। उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए,
लेकिन फिर भी उसने शांत दिखने का नाटक करने की कोशिश की। मैंने ये नहीं किया। मैं किसी को कैसे बदनाम कर सकता हूं? किसी और ने रिपोर्ट किया होगा। मैंने इसे नहीं लिखा। मेरा इससे क्या लेना देना है? मैं तो खुद विक्टिम हूं। सुकाइदाओ थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने अनजाने में सोंग जिंग नियन का बचाव किया। कॉमरेड, क्या यहां कुछ गलतफहमी हो सकती है? सु युआनरू पूरी तरह से सदमे में थी। सही बात है। भाई जिंग नियन ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर ने रूखेपन से कहा। लेफ्टिनेंट सु, हम जानते हैं कि आपके और सोंग जिंग नियन के बीच गहरे संबंध हैं, लेकिन कृपया अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सरकारी काम के बीच में ना आने दें। सुकाइदाओ ने अपनी नाराजगी जताते हुए माथे पर बल डाला। कॉमरेड, ये कैसा एटीट्यूड है? क्या मुझे एक वाजिब सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? लेफ्टिनेंट सु, अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद गवाही सुन लीजिए। ये कहने के बाद दो पुलिस ऑफिसर एक पतले और कमजोर आदमी को अंदर लाए। सुकाइदाओ हैरानी से चिल्ला उठी। उसका नाम रिपोर्टर ट्रान हाई था, एक छोटा मोटा रिपोर्टर जिसने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। वो धड़ाम से अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। लेफ्टिनेंट सु, मैं सब कुछ कबूल करता हूं। मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे गोली मत मारना। सोंग जिंग नियन ने ही मुझे सारी रिपोर्ट्स लिखने के लिए कहा था। उसने मुझे 5 युआन दिए थे। उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको और जैंग शेन को बदनाम करने की पूरी कोशिश करूं ताकि उसे आपसे शादी करने का मौका मिल सके, और वो आग से बचाने वाली कहानी भी उसने मुझसे वो फेक न्यूज लिखने के लिए कहा था। रिपोर्टर का हर शब्द सुकाइदाओ के दिमाग में धमाके की तरह गूंजा, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आगे झपटी और ट्रानहाई का कॉलर पकड़ लिया। उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया था। तुमने क्या कहा? ट्रानहाई डर के मारे पूरी तरह कांप रहा था। उस दिन जिसने सच में आपको और आपकी बहन को बचाया था, वो जैंग शेन था। आपके करीब आने के लिए सोंग जिंग नियन ने उसका क्रेडिट चुराने की साजिश रची थी। सोंग जिंग नियन जोर से चिल्लाया। ऐसा नहीं है काइदाओ, ये नीच आदमी मुझे फंसा रहा है। तुम इसकी बात नहीं सुन सकती। सुकाइदाओ की कनपटियों में तेज दर्द हुआ। वह सुध बुध खोकर जैसे उस दिन के मंजर को याद करने लगी। भयंकर आग में एक दुबला पतला फिगर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तरफ दौड़ रहा था। उसने आखिरकार उसका चेहरा साफ देखा। वो जैंग शेन था। हिम्मत रखना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भारी गर्मी और घने धुएं के बीच मैंने उसे और सु युआनरू को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। आग ने मेरी स्किन को छील दिया था और मेरे सिर को जला दिया था। जब तक हम सुरक्षित नहीं हो गए, मैंने एक आवाज तक नहीं निकाली। आखिरकार मैं उसके पास गिर पड़ा। सुकाइदाओ की आंखें लाल थीं जैसे आग से जल गई हों। वो आगे बढ़ी और सोंग जिंग नियन को जोर से थप्पड़ मारा। तुम नीच इंसान, तुम्हारी मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? सोंग जिंग नियन ने अपना जलता हुआ गाल पकड़ लिया। उसका चेहरा सदमे से भरा था। उसने कहा, तुमने मुझे मारा। सिर्फ इन शब्दों की वजह से तुमने तुरंत मुझ पर शक कर लिया। सुकाइदाओ गुस्से से कांप रही थी। तुमने जैंग शेन को दूर भगा दिया। तुमने जानबूझकर मुझे उसे गलत समझने के लिए मजबूर करने की साजिश रची। ये सब तुम थे। सोंग जिंग नियन की आंखें भी लाल हो गईं। सुक्स, भले ही मैंने उसे फंसाया, पर क्या तुम भूल गई कि जैंग शेन को चोट पहुंचाने वाले शब्द और काम तुम्हारे अपने थे? अब तुम ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम बहुत साफ हो। असली गुनहगार तुम हो। सुकाइदाओ का शरीर सुन्न पड़ गया। ये सच था। वे ही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। उनकी कद्र न करने की वजह से ही मैं चला गया। निर्णायक रूप से इस पल पछतावे की लहर उमड़ पड़ी जिसने उसके पूरे दिल को दर्द से तड़पा दिया। सुकाइदाओ ने कमांडर से विनती करने के लिए अपना सिर घुमाया। कमांडर, 1 हफ्ते की छुट्टी की रिक्वेस्ट है। मैं जिंगबाई सिटी जाना चाहती हूँ। उसे अभी मेरे पास जाना था और अपने मुंह से सॉरी कहना था, और वो आई लव यू भी जो सालों से बकाया था। हेलो डिपार्टमेंट हेड, मैं किम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बाहर आया और गू किंग हन से टकरा गया जो मेरी तरफ ही आ रही थी। गू किंग हन ने थोड़ा बेबस होकर कहा, जैंग शेन, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैंने अपने बचपन की इस सबसे करीबी दोस्त को देखा। मेरी यादों में वो मुझे बिल्लियों और कुत्तों का पीछा करने और पक्षियों के घोंसलों पर छापा मारने के लिए ले जाती थी। बगल के घर की ये लड़की, हालांकि वो मुझसे छोटी थी, वो मेरा ख्याल एक बड़ी बहन की तरह रखती थी, और बिना जाने उसने मुझे कभी भाई नहीं कहा था। वो बड़ी होकर लंबी और खूबसूरत हो गई थी, जबकि मैं 5 साल बर्बाद करने के बाद अब उससे और भी दूर हो गया था। मैंने अपने दिल में अनकही इनसिक्योरिटी को दबाया और धीमी आवाज में कहा, ये ठीक नहीं रहेगा। गू किंग हन ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। हम दोनों बर्फ के बीच खामोशी से चलते रहे। 2 स्नोमैन के पास से गुजरे। मैं रुकने से खुद को रोक नहीं सका। साउथवेस्ट रीजन में बर्फ नहीं पड़ती। मैंने लंबे समय से स्नोमैन नहीं बनाया था। गू किंग हन ने पूछा, क्या तुम खेलना चाहते हो? ये सुनकर मैं ठिठक गया। मैंने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। पिछले 5 सालों से मैं हमेशा बहुत बिजी रहता था।
सू के घर के अंदर और बाहर ख्याल रखने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। समय के साथ मैं भूल गया था कि मज़ा कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी सू कायदाओ और सू युआनरू अभी भी मेरी आलोचना क्रिटिसाइज करते थे कि मैं बोरिंग हूँ। हाउसवर्क के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता था। गू किंग हन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टर जियांग बाद में पूछें, वो तुम्हारी जगह खुद डांट खा लेंगे। उसकी हथेली की गर्माहट ने मुझे झकझोर दिया। मेरे दिल का कोना गर्म होने लगा। हम दोनों 7 या 8 साल के बच्चों की तरह आंखों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपने कोट के बटन खींच लिए। हमने उस फनी स्नोमैन को देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराए। जब हम घर पहुंचे तो पिताजी खाना खा चुके थे। हमें इस बिखरी हुई हालत में देखकर उन्होंने पूछा, क्या तुम दोनों को लूट लिया गया है? गू किंग हन और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। मैं मुस्कुराया और कहा, पिताजी, डिपार्टमेंट हेड गू और मैं स्नोमैन बनाने गए थे। पिताजी ने हमें गर्म करने के लिए गर्म चाय दी। यह लड़की जैंग शेन को कुछ क्लासिक काम करने के लिए ले जाना तक नहीं जानती। मुझे लगा कि तुम दोनों छोटे बच्चे हो जो बिना कपड़ों के घूम रहे हो। तुम ये क्यों नहीं बताती कि पिछले साल कैसे तुमने सोल्जर्स के साथ स्नोबॉल फाइट की थी और अपनी कमर मटका रही थी? किंग हन, गू किंग हन जानती थी कि कब रुकना है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम कल मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने धीरे से सिर हिलाया। गू किंग हन जाने से पहले मेरे घर पर डिनर के लिए रुकी। उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए मैंने कहा, गुड बाय किंग हन, कल मिलते हैं। गू किंग हन ने धीरे से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। गुड नाइट जैंग शेन। हमारी इस छोटी सी बातचीत को मेरे पिता ने तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने मेरे दरवाज़ा बंद करने का इंतजार किया, फिर जल्दी से पूछा, जैंग शेन, तुम किंग हन के बारे में क्या सोचते हो? मैं थोड़ा शर्मिंदा था। वो बहुत अच्छी है। पिताजी ने इमोशनल होकर मेरे कंधे को थपथपाया। इतने सालों तक उसने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। हर बार जब उसकी यूनिट का कोई साथी पूछता तो वो कहती कि उसकी लाइफ में पहले से ही कोई है।